स्वागत है आपका अपना चैनल आ विद्या में। और आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक पढ़ने वाले हैं, जिसका चैप्टर 1 है और इसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर इसे देख पाएंगे। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश ये है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिए ना? चलिए स्टार्ट करते हैं तब आपकी वीडियो को। पहला टॉपिक आज है कि विभाजन की समस्या, यानी कि जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में पढ़ा विभाजन किस प्रकार से हुआ, तो वो उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है विभाजन की समस्या, यानी कि विभाजन जब हुआ तो उस समय कौन कौन सी समस्याएं आई भारत के सामने। तो जब भारत विभाजन की योजना बनाई जा रही थी, यानी कि जब भारत विभाजन होने की योजना कर रहे थे, बंटवारा करने की योजना बनाई जा रही थी, तो उस समय ये बातें नहीं की गई थी कि जो अल्पसंख्यक है उनका भी विस्थापन होगा, यानी कि उसका भी विभाजन होगा, वो लोग भी विस्थापित होकर भारत के लोग पाकिस्तान में जाएंगे और पाकिस्तान के लोग भारत में आएंगे। ऐसा नहीं कहा गया था, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आए और ये शरणार्थी बन गए हमारे देश में, और इन सब का मुसीबत हमारे सरकार को उठाना पड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि पश्चिमी पंजाब, पंजाब का बहुत बड़ा का इलाका था, जो पश्चिमी पंजाब है वो अभी पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पे कहा गया कि पश्चिमी पंजाब में रहने वाले जो अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब है जो कि तादाद में कम होते हैं, उसको अल्पसंख्यक कहा जाता है। जैसे कि गैर मुस्लिम लोग वहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो कम है, तो उन लोगों को क्या हुआ, अपना घर बार छोड़कर, जमीन जायदाद छोड़कर, वो सब क्या किया, अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से पूर्वी पंजाब यानी कि भारत की ओर चल पड़े। इसी प्रकार का घटना जो हुआ वो मुसलमानों को हुआ, और मुसलमान जो है वो पाकिस्तान को, मतलब मुसलमान लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ा। कुछ इस प्रकार से घटना हुई। अब देखिए यहाँ पे ये आता है कि भारत का जो विभाजन हुआ, क्या सिर्फ जगह का यानी कि भूमि का ही विभाजन हुआ, उसके साथ साथ भी कुछ और चीज़ों का विभाजन हुआ। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का ही बंटवारा नहीं हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत की भूमि का ही बंटवारा नहीं हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ों का बंटवारा हुआ। जैसे कि भारत की संपदा जो थी, उसकी जो चीज़ें थी भारत के वो दोनों में बांटी गई थी। हालांकि भारत ने कुछ चीज़ें ज़्यादा रखी थी और पाकिस्तान को कुछ कम दी हुई थी, ठीक है, क्योंकि उसकी आबादी बहुत कम थी इसलिए। उसके बाद आबादी एवं विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में शरणार्थी के पुनर्वास की समस्या मिली, यानी कि जब आज़ाद हुआ तो जब वहाँ पर हमले होने लगे, यानी कि जो पाकिस्तान में गैर मुसलमान लोग थे तो उन पर जब हमले होने लगे तो वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की ओर आए। तो भारत में तो वो लोग नए हो गए थे, यानी कि शरणार्थी बन गए, क्योंकि वहाँ तो उसका घर नहीं था, वो रहेंगे कहाँ। तो ये सरकार के सामने एक मुसीबतें आ गई कि इतने सारे शरणार्थी को वो अपने यहाँ शिविर कैसे, यानी कि अपने यहाँ वो रखेगा कैसे। तो ये बहुत बड़ी समस्या बन गई थी सरकार के सामने, और लोगों को पुनर्वास को बड़े ही संयम ढंग से व्यवहारिक रूप प्रदान किया। और फिर शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सर्वप्रथम एक पुनर्वास मंत्रालय बना दिया गया, यानी कि इन सब शरणार्थी को एक जगह ठहरने के लिए एक मंत्रालय बना दिया गया। कहा गया कि अब जितने भी शरणार्थी लोग हैं वो सारे लोग यहाँ पर रह सकते हैं, खाना पीना सबको वहाँ पर उसको उन लोगों को दिया जाने लगा। तो कुछ ये इस प्रकार की समस्याएं आई थी विभाजन के बाद। उसके बाद आगे आता है रजवाड़ों का विलय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसके सामने 3 प्रकार की चुनौतियां आई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है वो यही बनता है रजवाड़ों का विलय, और इसमें 3 जो रियासतें थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो तीनों रियासत हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत जो था वो 2 भागों में विभाजित था। कहाँ, कौन कौन से 2 भागों में था? तो पहला था ब्रिटिश भारत, यानी कि जो जिस पर अंग्रेज खुले तौर पर अपना शासन जमाता था, और दूसरा था देसी रियासत जहाँ पर राजा हुआ करते थे। तो राजा जो थे वो हमारे पूरे भारत में, यानी कि इन देसी रियासतों की जो संख्या थी वो 565 थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि भारत में देसी रियासतों की संख्या कितनी थी, तो 565। ये इसको आप रट लीजिए, किसी भी तरह से इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए।
उसके बाद आगे आता है कि रियासतों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल जो थे, जो कि हमारे पहले गृह मंत्री थे, इन्होंने बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़े को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी कर लिया। अब देखिए यहाँ से थोड़ी सी बातें आपको बताते हैं। यहाँ पे जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय 565 रियासतें थी। अब 565 रियासतें थी जब ब्रिटिश भारत को जब आज़ाद कर दिया गया तो उस समय ब्रिटिश लोग ने कहा कि इन सब यानी कि 565 रजवाड़े के सामने दो ऑप्शन है, या तो वो भारत पाकिस्तान में मिल सकते हैं या फिर वो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो कुछ ऐसे रियासत थे जिन्होंने कहा कि हमें स्वतंत्र रहना है, यानी कि हम किसी में नहीं भारत में मिलेंगे ना ही पाकिस्तान में मिलेंगे, हम अपने आप में स्वतंत्र रहेंगे। अगर सभी रियासत ऐसा बोल देते 565, तो भारत के कितने टुकड़े हो जाते? 565 टुकड़े हो जाते। इसलिए जो हमारे पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने अपने सूझबूझ को दिखाकर इन 565 रियासतों को अपने में शामिल कर लिया। कुछ रियासतें उधर पाकिस्तान की ओर भी थी, तो इधर के जितने भी मिले थे यानी कि भारत में जितने भी रियासतें थी उन सबको भारत में शामिल कर लिया गया। तो ये सारी मुसीबतें आई थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस प्रकार से 565 रियासतों को अपने में शामिल कर लिया था। उसके बाद अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है देसी रियासत के बारे में 3 अहम बातें। देसी रियासत के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये 3 अहम बातें ज़रूर पड़ता है हमको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिकतर रजवाड़े जो लोग थे वो लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे, यानी वो उनके पास कुछ ऐसा बचा ही नहीं था कि वो अपने ऊपर अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य घोषित करके वो अपना राज चला सके, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उनका जो अंदर का जितना भी था सब कुछ वो ले लिया, मतलब उसका जितना भी धन था वो सब कुछ ब्रिटिश सरकार अपने आप में ले चुके थे। तो इसलिए ज़्यादातर जो रियासतें थी वो रियासतें अब मतलब भारत में शामिल होना चाहती थी। उसके बाद दूसरा है कि भारत सरकार कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार भी कर ली थी, यानी कि ये कहा जो लोग ये चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे तो उनको कहा गया कि ठीक है स्वतंत्र आप क्यों रहेंगे, आप भारत में शामिल हो जाइए, आपको कुछ अलग से आपको स्वायत्ता दी जाएगी, यानी कि कुछ विशेष अधिकार दिया जाएगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर के पास विशेष अधिकार था लेकिन अभी वर्तमान में इसे हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे है कि विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचातान जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय एकता और अखंडता का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो गया था। यानी कि जब विभाजन हुआ तो इस समय अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के क्षेत्रीय आकांक्षाएं बच रही, यानी कि अपना अपना क्षेत्र बनाने को चल रहा था। तो ऐसे में देश का टूट जाना ऐसे में बहुत बड़ा खतरा बन गया। तो इसलिए इन सबको एकता और अखंडता के रूप में बांध कर रखना ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी हो गई थी। तो ये तीनों टॉपिक आप याद रखिएगा, उतना ज़्यादा खास नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना तो बनता है। उसके बाद आगे आता है कि अधिकतर शासकों ने भारतीय संघ में अपने आप को शामिल करने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि एक सहमति पत्र बनाया गया था। जो शासक ये चाहते थे कि हम भारतीय संघ में शामिल होंगे उनके ऊपर उनसे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाते थे। उस दस्तावेज का जो नाम था वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि देशी रियासतों को मिलवाने के लिए किस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाते थे। तो ये कौन सहमति पत्र है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन इसको कहा जाता था। और उसके बाद अगला है कि जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर और मणिपुर, इन रियासतों का विलय बाकी रियासतों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ है। कि ये जितने भी रियासत थे वो लोग अपने आप को बहुत ही आराम तरीके से भारत में शामिल कर लिए, लेकिन ये जो जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर है ये सारे रियासत अपने आप को भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे, ना ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। ये लोग अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहते थे और इनका भी विलय भारत में हो गया। वो तो इनका विलय जो हुआ वो थोड़ा सा कठिन था लेकिन हुआ अंत में। तो कैसे हुआ वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।